60 करोड़ लोग अफेक्टेड होना मतलब आप सोचिए किसी भी सरकार को हिला देने वाली बात है। और एंड अभी जो रिजल्ट्स सामने आ रहा है, इलेक्शन रिजल्ट सामने आ रहा है, क्या इसका एक इंडिकेशन है कि पेंशनर में बी गिवन अप टू 3 मंथ्स टाइम। तो इधर एक क्राइटेरिया 3 महीना आपको समय मिलेगा। प्लीज नोट, जिस अकाउंट का आपका रिकॉर्ड है ईपीएफओ के पास, उसी अकाउंट में ही पैसा जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर्कुलर में देंगे। इस सर्कुलर में तो क्लियर नहीं किए, बट इस सर्कुलर में इन्होंने एक ट्रेलर दिखा दिया कि यस, कि आपको आने वाला सर्कुलर में कैसे आपको किस तरीके से पैसा मिलेगा। बिकॉज अभी तक जो भी बात हो रहा है सब लेने की बात हो रहा है, कोई देने की बात नहीं हो रहा था। नमस्कार, मैं जगदीश आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आए हैं। पर उससे पहले बताएंगे जो लोग हमारा 1.16% वाला कैलकुलेशन देखा नहीं, एक्सेल शीट वाला डेमोन्स्ट्रेशन हमने पिछले वीडियो में किया था तरीके से, और इसको जो लोगों ने देखा नहीं प्लीज जाके वीडियो देखिए, और उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक और एक बार दे देते हैं। आप अगर जाके, बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशंस मिला है और लोगों ने इसको बहुत बार हमें मांगा है और बहुत अप्रिशिएट किया है। तो अगर आपने देखा नहीं प्लीज जाके देखिए। और तो और आपको एक्सेल शीट अगर चाहिए तो प्लीज मेल अस ऑन आवर मेल आईडी meramanimission@gmail.com पर। हम आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे अपना एक्सेल शीट भेज के। सेकंड थिंग बताना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अभी भी नाराज है। नाराज मतलब जो बहुत से रिटायर साथी हैं, उनका काफ़ी सारा मैसेज हमें मिलता है, मैसेज और कमेंट्स और मिलता है कि वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं उनका कैश वो लोग निकाल चुके हैं पीपीपी फंड से, एंड उसको यूज भी कर चुके हैं। अगर अभी गवर्नमेंट कुछ नया कैलकुलेशन लेकर आया है तो उन लोगों को बड़ा तकलीफ हो रहा है। ये सबको तकलीफ होता है क्योंकि इतना आसान नहीं है मनी मैनेजमेंट करने के लिए। और रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सारा खर्चा होता है। सारी चीज़ मैनेजमेंट होने के बाद सडनली आप बोलोगे कि नहीं यार नया चीज़ हमें दे दो, इट्स नॉट सो ईजी। हम समझते हैं आपकी बात, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये मुहिम जो हमने चला रखा है कि यस, राइट टू पेंशन फॉर एवरीबॉडी, इस मुहिम में सबको जोड़े। इस राइट टू पेंशन मुहिम में हम लोग कोशिश ये है कि हम लोग जो लोग हायर पेंशन स्कीम में जा रहे हैं उनको अवेयर करें कि यस, इसमें कितना बेनिफिट है, कितना ये है, कितना इसमें जाएंगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। इसके कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, आप देख सकते हैं। सेम टाइम में हम ये भी मानते हैं कि जो लोग हायर पेंशन में नहीं जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि रियली पेंशन उनका राइट्स है, उनके परिवार का अधिकार है, तो इसलिए उनको भी जानना चाहिए पेंशन के बारे में सारी चीज़। ठीक है, तो आप चलते हैं वीडियो के कंटेंट के ऊपर। जो आज का हम टॉपिक है, जो इंटरनल सर्कुलेशन 11 मई को ईपीएफ ने अपना इंटरनली दिया है जोनल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसमें ये बताया गया कि जो लोग जॉइंट एप्लीकेशंस फाइल किए हैं, एक्सरसाइज किए हैं, तो उनको 9.49% ऑफ बेसिक वेजेस डीएनएस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस के ऊपर देना पड़ेगा। जैसा हमने बात किया था कि पिछले वीडियो में 8.33% हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से होता था, एंड फर्दर 1.16% ऑल्सो एक एडिशनल भी देना पड़ेगा। वो भी कितना ना, दैट विल बी गिवन ऑन एंड अबव 15,000 रुपीज। अलाउंस एक्सीड 15,000 रुपीज, मतलब अगर आपका 15,000 से ज़्यादा आपका पेंशन हायर पेंशन स्कीम में जाते हो तो 15,000 से ज़्यादा है, तो उस समय में जो डिफरेंस अमाउंट बनता, अगर मान लीजिए 30,000 है तो 15,000 आपका मिनिमम जो बेसिक लिमिट है उसके ऊपर 15,000 का एडिशनल है, तो 15,000 के ऊपर फर्दर आपको 1.16% देना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल 9.49% देना पड़ेगा फॉर द डिफरेंस अमाउंट, और लेस देन 15,000 में आपका 8.33% ही आपका जो कट रहा था वैसे करता रहेगा। ठीक है, और ये जो 1.16% आपका कटने वाला है, ये आपका ईपीएफ फंड में जाके जो बैठता था उससे कटेगा, तो आप कॉर्पस में अफेक्ट करेगा। और ये कितना अफेक्ट करता है उसके लिए आपको देखने के लिए हमारे वीडियो आप देखिए कि कितना एग्जैक्टली अफेक्ट करने वाला है आपका 1.16% की वजह से। सेकेंड पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं। इसमें ये बोला गया है कि यस, in all eligible cases joint options there will be a requirement of accounting 1.16% additional contribution on the pay above 15,000। ऑलरेडी वही सेम चीज है, 15,000 के ऊपर आपको 1.16% देना पड़ेगा। और इसके ऊपर फर्दर चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज। कैसे ड्यूज कैलकुलेट? ड्यूज का मतलब इधर ये है कि जो डिफरेंस अमाउंट बनता है उसको ड्यूज बनते हैं। मतलब क्या है कि आपका एक मिनिमम जो बेसिक पेंशन है, लेट से कि बेसिक पेंशन लिमिट है 15,000 के ऊपर जो भी बनता है, उसके ऊपर हायर पेंशन स्कीम में आप के हिसाब से आपको जितना होता है उसके बीच में जो डिफरेंस है, तो इन्होंने बताया कि उससे पहले बताया कि ईच मेंबर पेंशनर्स
केस शैल बी प्रोसीड एज इन ए सेपरेट फाइल, मतलब सबके लिए एक इंडिविजुअल फाइल बनाया जाएगा, डेडिकेट फाइल बनाया जाएगा, उसका एप्लीकेशन आईडी के हिसाब से बनाया जाएगा। इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जहां पर ट्रस्ट चलता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में यू नो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि जैसे ट्रस्ट चलाते हैं, अराउंड 3450 प्लस ट्रस्ट चलते हैं, तो वो लोग को बोला गया है कि the wages details of the entire period of the matching contribution should be available with the exempted estimate, मतलब इसको बोला गया कि जो ट्रस्ट चलाते हैं वो लोग मेंटेन करेंगे, whereas ईपीएफओ के साथ जो नॉन एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है, जो डायरेक्टली ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ईपीएफ मेंटेन करेगा, उनको अलग अलग एप्लीकेशन आईडी और के हिसाब से एक एक फाइल मेंटेन करेगा, और ये ई ऑफिस के द्वारा मैनेज किया जाएगा। ई ऑफिस के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप अपना हमारा फ्यूचर वीडियो देख सकते हैं, ये गूगल कर सकते हैं ई ऑफिस कैसे मैनेज होता है गवर्नमेंट में, जिसमें आपको पता चल जाता है रियल फाइल कहाँ पर पड़ा है। तो ये आज के समय में ई ऑफिस चलता है। तो पॉइंट नंबर 5 में ये बताया गया है कि कैलकुलेशन कैसे होता है। कैलकुलेशन में ये दिया गया है कि 8.33% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर्स ऑन हायर पे विथ इफेक्ट ऑन 16/11/1995 और द डेट ऑफ पे एक्सिड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1995 से पहले ज्वाइन करेंगे तो 1995 से आपका कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, या नहीं तो अगर आपका सैलरी जब मिनिमम सीलिंग अमाउंट से ज़्यादा पड़ेगा, मतलब फॉर एग्जांपल आप नौकरी कर रहे हैं एंड यू आर एट 96 में आपने नौकरी कर रहे हैं, 96 में आपका सैलरी लेट्स से कि लेस देन 5000 है, तो आपका वही 5000 लेस देन 5000 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। जिस दिन आपका सैलरी मिनिमम वेज लिमिट से ऊपर जाएगा तो उस दिन से कैलकुलेशन 8.33% एडिशनली आपको कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। मान लीजिए 97 में आपका आपका हो गया 10,000 रुपीज, मान लीजिए आपका सैलरी लिमिट, एंड 10,000 लिमिट्स आपका 96 में मिनिमम लिमिट्स 5,000 था, 5,000 था, और आपका सैलरी हो गया लेट्स से कि 10,000 लिमिट्स, तो डिफरेंस अमाउंट उधर क्रिएट हो गया, तो आपका सैलरी लिमिट ज्यादा है, मतलब हायर पेंशन कैलकुलेशन होगा। सो जो एडिशनल 5,000 रुपीज है, इस एडिशनल 5,000 रुपीज के ऊपर 8.33 का आपका ड्यूज कैलकुलेशन होगा, करेक्ट। तो होप इट इज क्लियर। तो जो एडिशनल अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा। सेकेंड, 1.16% ऑफ द एम्प्लॉयर शेयर ऑन हायर पे अबव 15,000 पर मंथ, ये आपको देना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2014, मतलब 1 सितंबर 2014 के बाद जब आपका सैलरी अगर 15,000 से ज्यादा है तो उतना डिफरेंस अमाउंट के ऊपर 1.16% एडिशनल आपको एडिशनल इंक्रीज कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। 8.33 तो देना पड़ेगा। उसके ऊपर 2014 के बाद अगर आपका सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो आपको 1.16 भी एडिशनल देना पड़ेगा। सो टोटल 9.49 जो हमने पहले बात किया था वो ऐड होगा, जो हमारे एक्सेल शीट में भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे ऐड होगा। तो ये सारी चीज ऐड होने के बाद ये बोल रहे हैं ऑल अमाउंट्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड इनटू पेंशन फंड शैल बी डिडक्टेड, मतलब ये जितना अमाउंट आपका हुआ, मान लीजिए कि ये सारा अमाउंट मिला के आपका 5 लाख रुपीज कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि ये जो चीज है ये आपका डिडक्ट हो जाएगा पेंशन फंड में, आपका पैसा से डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका पेंशन फंड में 5 लाख रुपीज पेंडिंग बैलेंस अवेलेबल है तो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई सेइंग कि अगर 5 लाख रुपीज आपका कैलकुलेशन होता है, अगर पेंशन फंड में इतना पैसा पड़ा है तो आपको उधर से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कि चौथा नंबर पॉइंट में द इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन ड्यूज एज कैलकुलेटेड अबव शैल बी द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द मेंबर्स ऑन द पीएफ अक्यूमुलेशंस। ये बोला वेरी क्लियर, जो सारे अटकलें चल रहा था कि इंटरेस्ट कटेगा नहीं कटेगा रेट्रोस्पेक्टिव कब से, यस उन्होंने क्लियर कर दिया कि इंटरेस्ट तो कटने वाला है, जब से वो देना शुरू किए थे इंटरेस्ट तब तक कटेगा। मतलब ईपीएफओ ने जितना भी इंटरेस्ट आज तक डिक्लेयर किया था, जो नॉन एग्जेप्टेड एस्टेब्लिशमेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए एप्लीकेबल है कि वो लोग पहले तो जितना उनको बेनिफिट मिला था उस अमाउंट डिफरेंस अमाउंट के ऊपर उतना तो आपका इंटरेस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली उस समय से आपका कटेगा और वो वापस हो जाएगा। दैट इज वन पार्ट। फॉर अनएग्जेप्टेड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट डिक्लेयर बाय द ईपीएफओ पारा 60 ईपीएफ स्कीम 1952 के सब जो भी डिक्लेयर कर रखे आज तक। और अगर आपको देखना है कि हमारा कितना पर ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेशन परसेंटेज है, वो भी हमारे एक्सेल शीट में हमने पूरा डाल रखा है आज तक 95 से लेकर 2022 तक डाल रखा है। आप जाकर उधर से भी ले सकते हैं या आप ईपीएफओ की साइट से भी ले सकते हैं। सेकंड थिंग, फॉर एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट जो लोग ट्रस्ट चलाते हैं, द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ डिक्लेयर्ड अंडर पारा 60 ईपीएफ स्कीम 1952 और एट द रेट
डिक्लेयर्ड बाय द ट्रस्ट। बिकॉज ट्रस्ट क्या करता है, ट्रस्ट में दो तरह का इंटरेस्ट चलता है। एक इंटरेस्ट आइदर वो ईपीएफओ के हिसाब से साइड में चल सकता है, या नहीं तो ट्रस्ट पे एडिशनल आपको ईपीएफओ कभी ना कहीं इंटरेस्ट दिया होगा, अगर देता है तो कुछ ट्रस्ट एक्स्ट्रा भी देते हैं। तो इन दैट केस तो आपका उतना परसेंटेज वो काटेंगे। सपोज आपको किसी समय में ईपीएफओ के हिसाब से लेट से कि 9% है, वगैरह आपका ट्रस्ट आपको 10% दे रखा है, तो 10% के हिसाब से आप ट्रस्ट फिर वापस माइनस करेगा। ऐसा नहीं कि ओनली ईपीएफओ के हिसाब से जाएगा। सो होप आई मेड इट क्लैरिफाइड कि दोनों केस में रिट्रोस्पेक्टिवली इंटरेस्ट कैलकुलेशन होकर माइनस हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट एप्लीकेशंस, इसमें क्या बोल रहे हैं कि 3 केस क्रिएट हो रहा है कि डिडक्शन जो करना है, पैसा ट्रांसफर करना है, पैसा डाइवर्ट करना है, व्हाटएवर इट इज, इसके लिए 3 केसेस क्रिएट होगा। केस नंबर 1 बोल रहा है कि ड्यूज कैलकुलेटेड have already been fulfilled or remitted to the EPS in due months। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट पेंशन फंड में अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली उधर से रिमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज वन पार्ट, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये बोल रहा है कि ड्यूज कैलकुलेटेड हैव नॉट बीन रिमिटेड फ्रॉम ईपीएस बट कंट्रीब्यूशंस ऑन हायर वेजेस हैव बीन फुल्ली रिमिटेड टू ईपीएफ एंड देयर इज एडिक्वेट बैलेंस इन पीएफ अकाउंट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर वो ईपीएस को पूरा देने के बाद भी अगर कुछ चीज बच गया फुल्ली बच होने पर, तो क्या करेंगे, वो ईपीएफ का जो कॉर्पस में आपका जमा हो रखा है उधर से वो ट्रांसफर करेंगे। अगर एडिक्वेट बैलेंस अगर ईपीएफ में है तो वो उधर से पीएफ फंड से आपको ट्रांसफर कराएंगे। दैट इज सेकंड कैटेगरी। सेकंड ये बोल रहे हैं, थर्ड क्या बोल रहे हैं, ड्यूज कैलकुलेटेड हैव नॉट बीन रिमिटेड टू द ईपीएस। मतलब बेसिकली थर्ड ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ईपीएस फंड में सफिशिएंट नहीं है, फर्दर बोल रहे हैं कि ईपीएफ फंड में भी सफिशिएंट नहीं है, मतलब सब कुछ मिलाने के बाद मान लीजिए ईपीएस फंड में भी सफिशिएंट नहीं, ईपीएस प्लस ईपीएफ दोनों को मिला के भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस तीसरा केस भी क्रिएट होगा। द फील्ड ऑफिसर्स एफओ विल इंटिमेट द पेंशनर और मेंबर्स, मतलब जो पेंशन रिटायर हो चुके हैं या जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन मतलब काम कर रहे हैं, इन एक्टिव मेंबर्स हैं, तो उनको फील्ड ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा थ्रू लास्ट एम्प्लॉयर। तो फर्स्ट केस में अगर आपके पास पेंशन फंड में सफिशिएंट फंड अवेलेबल है तो आपको एक इंटीमेशन आएगा थ्रू योर लास्ट एम्प्लॉयर के द्वारा इंटीमेशन आएगा कि यस आपके पास ये दैट ड्यूज अमाउंट इतना है, एक नोटिफिकेशन आएगा और उसको इन्फॉर्म करेंगे एंड दे विल डिटेक्ट इट। ठीक है। सेकेंड केस में क्या करेंगे कि दे विल ऑल्सो इन्फॉर्म कि आपका लास्ट एम्प्लॉयर से कि आपका ईपीएस में से इतना कट रहा है और ईपीएफ फंड से मतलब प्रोविडेंट फंड से इतना पैसा डाइवर्ट करना है। सपोज डिफरेंस अमाउंट जितना बन रहा है उसका पैसा डाइवर्ट करने के लिए भी आपका एक कंसेंट लेटर लेंगे। रिटन कंसेंट ऑफ एम्प्लॉय शुड बी ऑब्टेन एंड प्रोवाइडेड टू फील्ड ऑफिसर। तो रिटन कंसेंट आपको एक मौका मिलेगा उस समय में कि आपको रिटन कंसेंट और एक बार देना पड़ेगा। सो आज से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टाइम ऑफ हम लोग जॉइंट एप्लीकेशन जब भरे थे जो ऑनलाइन में, तो उसमें भी एक कंसेंट हमने दिया था। यस डियर फ्रेंड्स, वो भी दिया था, बट वो चीज़ तो है ही है, बट अभी वो और एक बार आपसे मांगेंगे इस चीज़ को कि रिटर्न कंसेंट दीजिए कि ये हमने फाइनली ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको कंसेंट दे रहे कि ये डाइवर्ट कर लो मेरा पैसा। तो आपके पास एक और एक मौका मिलेगा उस समय में कि आप मना कर सकते हैं या आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इन्फॉर्म पेंशनर अभी लास्ट में कैसे है कि जिसमें हम बोले थे कि दोनों में सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो क्या होगा कि बोल रहे हैं कि डिपॉजिट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ड्यूज बी मेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सर्कुलर्स। ये बोले पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो लास्ट नेक्स्ट में क्लैरिफाई किए हैं, बट आपको ये सारी चीज पेंशन फंड्स का पैसा यूज कर लिया, ईपीएफ फंड से पैसा डाइवर्ट करने के लिए कंसेंट लेटर ले लिया, फिर भी सफिशिएंट नहीं हुआ तो देन दे विल आस्क यू टू डिपॉजिट द मनी। और डिपॉजिट मनी कैसे करना है दैट इज बीन क्लैरिफाइड इन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि डिपॉजिट करने के लिए तो आपको इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा, मतलब एक नोटिफिकेशन आएगा एंड इसमें मंथली कैलकुलेशन आपका आएगा कि आपका मंथली क्या आपका अमाउंट बन रहा था, अमाउंट टू बी डाइवर्टेड, टोटल ड्यू अमाउंट कितना है, कितना डाइवर्ट किया जाएगा, कितना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा मंथली वो डिटेल एक आपको स्टेटमेंट आएगा। इस स्टेटमेंट के हिसाब से आप डिस्कशन कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर आप देखिए, पेंशनर में बी गिवन अप टू 3 months टाइम। तो इधर एक क्राइटेरिया 3 महीना आपको समय मिलेगा जो कि आपको ये सब चीजें डिपॉजिट करने के लिए, तो आपके पास समय रहेगा 3 महीने का जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद से। ठीक है, तो ये एक कैच पॉइंट है, आपको समझा दिया। देन किस तरीके से पेमेंट होगा,
ये बोल रहे हैं कि इन द कैटेगरी ऑफ 6, 1 एंड आई देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट बिकॉज आपका फंड डाइवर्जन होगा, ईपीएस हो ईपीएफ दोनों से फंड डाइवर्जन होगा तो उसमें कोई नहीं है। इन द कैटेगरी ऑफ 3, 6, 3 मतलब जहां पर पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट्स विल बी मेड बाय द कंसर्न पेंशनर मेंबर्स ओनली फ्रॉम द बैंक अकाउंट अवेलेबल इन द ईपीएफओ। सो ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में मतलब आपने ऑनलाइन जाकर जो आपका यूएएन लॉगिन है इस पोर्टल में आपने जाके अपने केवाईसी अपडेट किया होगा, एक अपना सारे डिटेल्स अपना बैंक अकाउंट अपडेट किया होगा। अगर आपने किया नहीं होगा, जिस अकाउंट में आपको उधर अपडेट करेंगे उसी अकाउंट में ही पैसा जमा करना पड़ेगा। प्लीज नोट, जिस अकाउंट का आपका रिकॉर्ड है ईपीएफओ के पास उसी अकाउंट में ही पैसा जमा करना पड़ेगा, दैट एज पर रिकॉर्ड्स ओनली। और तो और इस जो पैसा जमा करेंगे दैट इज वन वे, और जमा करने के टाइम में कैसे करेंगे, चेक एनी ऑनलाइन फैसिलिटी में आप कर सकते हैं इफ ईपीएफओ प्रोवाइड करता है गोइंग फॉरवर्ड, नहीं तो चेक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। एंड पेमेंट जब चेक लिखेंगे इसके पीछे क्या क्या लिखा होना चाहिए, एप्लीकेशन आईडी जो आप जॉइंट एप्लीकेशन करने का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा, एप्लीकेशन आईडी उधर डालना पड़ेगा, यूएएन नंबर्स आपको पता होगा, नेम ऑफ द मोबाइल नंबर्स, डिमांड नोटिस जो फील्ड ऑफिसर्स के थ्रू में मिला होगा डिमांड नोटिस, उसके हिसाब से भी आप डिमांड नोटिस का रेफरेंस नंबर एंड डेट आप दे सकते हैं इसके पीछे। ठीक है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, वेरी नाइस पॉइंट, द मेथड ऑफ कंप्यूटेशंस ऑफ पेंशंस विल फॉलो थ्रू सब्सिक्वेंट सर्कुलर। मतलब ये इधर ये एक ही चीज मिला हमें, एक हमारा मतलब का चीज बोल सकते हैं कि द मेथड ऑफ कंप्यूटेशंस बोल रहे कि पेंशन कैसे मिलेगा उसका मेथड और कंप्यूटेशंस आपको नेक्स्ट सर्कुलर में देंगे। इस सर्कुलर में तो क्लियर नहीं किए, बट इस सर्कुलर में इन्होंने एक ट्रेलर दिखा दिया कि यस कि आपको आने वाला सर्कुलर में कैसे आपको किस तरीके से पैसा मिलेगा, बिकॉज अभी तक जो भी बात हो रहा है सब लेने की बात हो रहा है, कोई देने की बात नहीं हो रहा था। तो ये 10 नंबर पॉइंट ये बोल रहा है कि यस मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन विल फॉलो थ्रू सब्सिक्वेंट सर्कुलर। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि सब्सिक्वेंट सर्कुलर में कैसा आएगा। तो ये एक राहत की बात है और एक होप भी दिलाता है कि यस देयर विल बी समथिंग फॉर अस आगे गोइंग फॉरवर्ड। एटलीस्ट ईपीएफओ ने अपने तरफ से ये बात तो क्लैरिफाई किया कि यस कि हम देंगे और किस तरीके से देंगे उसके बारे में तो एनीवे आने वाला समय पता चलेगा, हम आपको अपडेट करेंगे, बट एटलीस्ट समथिंग इज कमिंग आउट। फ्रेंड्स, हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों बताएं, क्योंकि हम और एक ऐसा वीडियो लेके आने वाला है जो उन लोगों के लिए, स्पेशली जो रिटायर कर चुके हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, उनको बहुत बड़ा तकलीफ हो रहा है कि उनका पैसा फंड मैनेजमेंट और कहीं ना कहीं हो चुका है, फंड डाइवर्जन हो चुका है, उनको कितना जमा करना पड़ेगा, कितना उनको एरियर मिलने वाला है। प्लीज यस एरियर भी मिलेगा, एरियर मिल सकता है, तो एरियर कितना मिलेगा उसका भी एक कैलकुलेशन हम लेकर आने वाले हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको चाहिए, वीडियो कब आ रहा है, तो इसको जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।